हेलो फ्रेंड्स, बेटा आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एरर के क्वेश्चंस में। चलिए सीखते हैं इसको। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा? मिनिमम रीडिंग दैट कैन बी मेजर बाय ए इंस्ट्रूमेंट। कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट कितनी रीडिंग को माप सकता है, उसी रीडिंग को हम उस इंस्ट्रूमेंट का क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्केल को लें तो स्केल में हम मिनिमम से मिनिमम क्या माप सकते हैं? 1 mm। तो 1 mm क्या हो गया बेटा? स्केल का लिस्ट काउंट हो गया। एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और मेरे को उसका लिस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम स्केल को देखें तो स्केल 1 mm को मापेगा। नेक्स्ट जो रीडिंग वो माप सकता है वो क्या माप सकता है? 2 mm। उससे नेक्स्ट क्या मापेगा? 3 mm। वो इसके बीच वाली रीडिंग को मेजरमेंट करने में कैपेबल नहीं है। तो अगर मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर, तो अअगर वो इस रीडिंग को माप रहा है तो अगले वाली रीडिंग जो उसकी होगी वो कितनी होगी? 5.02। उससे अगले वाली कितनी होगी? 5.03। वो इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उनको मापने में बेटा कैपेबल नहीं है। क्लियर हो रही है बात आपको? मान लीजिए मेरे पास एक मेटल पीस है जिसकी लेंथ की ट्रू वैल्यू बेटा कितनी है? 5.0299 सेंटीमीटर, और मैं इस मेटल पीस को इस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहा हूँ। तो आपकी मेटल पीस की वैल्यू इन दो वैल्यूज़ के बीच में क्या कर रही है? लाई कर रही है। परंतु मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस रीडिंग को नापने में क्या है? कैपेबल नहीं है। क्या तो वो 5.02 नापेगा या क्या नापेगा? 5.03। अगर बेटा वो ये रीडिंग दे दे तो आपकी मैक्सिमम एरर हो जाएगी। अगर ये रीडिंग दे दे तो वो क्या हो जाएगी? मिनिमम एरर। आप कहेंगे सर वो ये रीडिंग देगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बेटा। एरर एरर है, वो ये रीडिंग भी दे सकता है और ये रीडिंग भी दे सकता है। क्लियर है बात आपको? तो अगर वो ये रीडिंग दे तो मैक्सिमम एरर आएगी और ये रीडिंग दे तो मिनिमम आएगी। परंतु आपको पता है हम हमेशा किस में इंटरेस्टेड होते हैं? मैक्सिमम एरर में। ठीक है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? इस वाली रीडिंग को। तो अगर मैं एरर निकालूं तो एरर कितनी हो जाएगी? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आपकी कितनी है? 5.02। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0099। ठीक है, तो बेटा जो हमने लोगों ने सीखा हुआ है कि जब हम माइनस करते हैं तो पॉइंट के पीछे वाले सिग्निफिकेंट फिगर को देखते हैं और रिजल्ट में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए पॉइंट के बाद। तो आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद कितने हैं? 2। तो आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको पॉइंट के बाद। तो बात 9 पर आ गई, विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? 1 में। क्लियर है बात आपको? तो आपके पास एरर कितनी आई? 0.01। तो 0.01 तो देखिए बेटा आपका लिस्ट काउंट भी था। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की गई वैल्यू में कितनी मैक्सिमम एरर आ सकती है? उसके लिस्ट काउंट के बराबर। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो लिस्ट काउंट और कुछ नहीं होता बेटा, इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की गई क्या होती है? मैक्सिमम एरर होती है। नोट करेंगे बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंडुलम दे रखा है और आपने उसको 20 बार ऑक्सीलेट कराया। 20 बार ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है? देखो, यहाँ से इस एक्सट्रीम पर, वापस मीन पर, फिर इस एक्सट्रीम पर और फिर वापस यहाँ पर। ये हो गया आपका एक ऑक्सीलेशन। इस प्रकार आपने कितनी बार ऑक्सीलेशन करवाया है? 20 बार ऑक्सीलेशन कराया है। और उस 20 बार के ऑक्सीलेशन को आपने घड़ी द्वारा मेज़र किया है तो टाइम कितना आया है? 25 सेकेंड। और घड़ी का लिस्ट काउंट का आपको दे रखा है 0.2 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि इस 25 सेकेंड में इतने की एरर हो सकती है। क्लियर है बात आपको? तो 0.2 सेकेंड विल बी द मैक्सिमम एरर इन 25 सेकेंड। इस 25 सेकेंड को मैंने स्मॉल टी बोला है, तो ये आपका कितना आ गया? डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0.2 सेकेंड। आपसे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मैंने आपको बता रखा है बेटा। ये इस तरीके से एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लिया है उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो देखते हैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स। 20 ऑक्सीलेशन, ठीक है, को करने में आपने कितना समय लिया है? 25 सेकेंड। तो एक ऑक्सीलेशन को करने में कितना समय लेंगे आप? 25/20। तो ऑक्सीलेशन को मैंने n से डिनोट किया, 25 सेकेंड को मैंने किससे डिनोट किया था? स्मॉल t से, और कैपिटल T अपना टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड आपका कितना आ गया? 25/20। अगर इसको जनरलाइज करें, 25 क्या है बेटा? t है और 20 क्या है? n है। तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आ गया? स्मॉल t/n।
एन। ठीक है, तो अपने को परसेंटेज एरर इन टाइम निकालना है। ठीक है, वो क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है, अपने पास टी तो है परंतु डेल्टा टी नहीं है, तो क्या जुगाड़ करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस इक्वेशन को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेटा इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/n इंटू टी। ठीक है, तो 1/n तो कांस्टेंट है, नंबर है, वो तो बाहर रहा, और सिर्फ इस स्मॉल टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, कितना हो गया, dt। dt को मैंने क्या लिख दिया बेटा, डेल्टा टी। dt आपके पास है 0.2, n 20 है, तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा टी भी आ गया। डेल्टा टी आपको पता है, कैपिटल टी आपको पता है, पुट कीजिए, आंसर निकाल लेंगे आप, कितना आ गया, 0.8%। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर, और उसकी एक्यूरेसी दे रखी है 1 mm लेंथ की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ 100 से 0.1 ज़्यादा भी हो सकती है और 0.1 कम भी हो सकती है। आपने इसको 100 बार ऑक्सीलेट कराया तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन आपको कितने दे रखे हैं, 100, और रेजोल्यूशन आपका दे रखा है स्टॉप वॉच का, या रेजोल्यूशन और लिस्ट काउंट एक ही बात है, वो कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। तो टाइम आपका फॉर 1 रेवोल्यूशन कितना निकल कर आया, 2 सेकेंड। ठीक है, 100 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और फिर आपने जो टाइम निकाला है एक ऑक्सीलेशन का, कितना, 2 सेकेंड। तो एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ जी आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आंसर देखिए परसेंटेज में है बेटा। क्लियर है बात आपको? तो एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जिसे हम डिराइव करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/g, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, t² = 4π², और ये √ हट जाएगा यहाँ से, g को उधर ले जाओ, t² को नीचे ले आओ, दोनों तरफ log लो, तो आपका क्या हो जाएगा, log g log 4π × L/t²। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, log a × b का, वो क्या होता है, log a + log b, तो log 4π² + log L/t²। आप यहाँ देखते हैं कि फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है log a/b का, वो क्या होता है, log a - log b, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया है log L - log t²। ठीक है, अब आपको एक और बात पता है कि log की एक और प्रॉपर्टी है कि पावर क्या आ जाती है आगे, तो मैं पावर को भी क्या ले आया हूँ आगे, बाकी चीज़ें सेम चल रही हैं बेटा। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है। डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आपका log g के क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन डेल्टा g/g, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 0, और ये आ जाएगा डेल्टा L/L -2 डेल्टा t/t। हम जी में मैक्सिमम एरर के पीछे हैं, और मैक्सिमम एरर में आप माइनस वाली टर्म को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पीछे डिस्कस कर रखा आपसे। तो बेटा डेल्टा g/g कितना आ गया, डेल्टा L/L +2 डेल्टा t/t। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में निकालना है, तो मैंने 100 से क्या कर दिया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, हमें ये चीज़ निकालनी है। देखो डेल्टा L आपको पता है कितना है, 0.1 है, L आपको पता है 100 है, T आपको पता है कितना है, 2 सेकंड है, डेल्टा T आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आपको डेल्टा T निकालना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए 100 ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में टाइम लगा है बेटा स्मॉल t। अगर मैं टोटल टाइम को डिवाइडेड बाय कर दूं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, तो मेरे पास एक ऑक्सीलेशन का टाइम निकल आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे भी देखा है। तो अगर मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या आ जाएगा, dt = स्मॉल dt/n, और ये dt ही क्या है, एक्चुअली में डेल्टा t है। ठीक है, अब dt को देखते, dt क्या है, 100 ऑक्सीलेशन करते वक्त जो आपने टाइम मेजर किया है उसमें कितनी गलती हो सकती है, और वो गलती कितनी हो सकती है बेटा, 0.1 सेकेंड, क्योंकि घड़ी का लीस्ट काउंट कितना है, 0.2 सेकेंड। तो dt क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच, डेट विल बी 0.1 सेकेंड, और एरर इन t। क्लियर है बात आपको? तो बस अब आपको पता चल चुका है dt कितना है, 0.1, ये 100 है, तो डेल्टा t आ गया, डेल्टा t को पुट कीजिए, t कितना आपका 2 है। ठीक है, तो लेंथ आपकी डेल्टा L कितना था, 0.1, L 100, आपका डेल्टा t कितना आया आपका 0.1/100, 0.1/100, और t आपको दे रखा है 2। सोल्व करेंगे आप, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0.1%, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो 0.1%, आंसर कितना आ गया बेटा 0.2%। स्टूडेंट्स आपका एक डाउट है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला आपकी स्टेटमेंट है ऑल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। बिल्कुल सही है, आपको मैंने बताया हुआ है कि वेलोसिटी को आप कैसे दिखा सकते हो, LT-1 से दिखा सकते हो। वेलोसिटी को मैंने बेस क्वांटिटी में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। फोर्स को कैसे दिखा सकते हैं हम, MLT-2, ठीक है। फोर्स को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा किस में, आपकी बेस क्वांटिटी में या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में। तो स्टेटमेंट 1 क्या आपकी ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द बेस क्वांटिटीज़। अगर आप याद करो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या मैं कहूँ बेस क्वांटिटीज़ की जो बेसिक डेफिनेशन ये है कि इनको किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के रूप में रिप्रेजेंट और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 भी क्या हो गई है, करेक्ट हो गई है। क्लियर है। तो बेटा तो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो एक्चुअली में स्टेटमेंट नंबर 2 को ही थोड़ा सा मोल्ड कर बोल रही है। डायमेंशन ऑफ द बेस क्वांटिटी इन अदर बेस इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल देखिए, बेस क्वांटिटी है मास, तो मास को मैं क्या लिखता हूँ M1 L0 T0। तो आप मास की जो डायमेंशन है सिर्फ M में कितनी है 1 है, लेकिन लेंथ और टाइम में कितनी है 0 है। तो बेस क्वांटिटीज़ को आप किसी दूसरी क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको डिराइव नहीं कर सकते, तो आपकी डायमेंशन उनकी कितनी रहेगी 0 रहेगी। लास्ट देखिए, डायमेंशन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। ये ऑप्शन गलत हो गया बेटा। देखिए वेलोसिटी को मैंने अभी आपको बताया LT-1, वेलोसिटी की डायमेंशन L में कितनी है 1, T में कितनी है -1, परंतु मास में कितनी है 0, परंतु ये कह रहा है कि नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। तो ये बात आपकी क्या हो गई, गलत। तो आपसे पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया बेटा, ठीक हो गया।